सम्राट अशोक जो है वो कहते हैं कि 2.5 साल तक मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि सम्राट अशोक जो 2.5 साल तक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन पिछले 1 साल से सम्राट अशोक जो है वह संघ के सानिध्य में है। किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुप्पादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, प्राचीन बौद्ध स्मारक हो या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो, इनकी जानकारी दी जा रही है। और सारे भारत भर में क्या यह जो अनदेखे बौद्ध स्थल है, जो वीरान है, यह आपको दिखाए जा रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले के बहोरीबंद। यहाँ पर सम्राट अशोक इनका शिलालेख है जिसे रूपनाथ कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर रूपनाथ नाम से ये जो जगह है, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शिलालेख है। सम्राट अशोक का यह जो शिलालेख है, यहाँ का यह प्राथमिक स्वरूप का यह शिलालेख है। और यह जो शिलालेख है यह इतिहास के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है और इसके ज़रिए कई सारे जो तथ्य हैं यह बाहर आए हुए हैं। तो यह जो स्थली है, इस स्थली की हम जानकारी लेने वाले और आपको यहाँ पर ये जो स्थली है, यहाँ पर रूपनाथ, यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में क्या लिखवाया है यह आपको जानकारी देने वाले। यहाँ तक जाने के लिए हम सतना से भी जा सकते हैं, कटनी में से आपको ये बहोरीबंद के पास यह जो स्थली है रूपनाथ, आपको गूगल मैप के सहायता से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो या फिर आपके जो वाहन है, मतलब शासन प्रशासन द्वारा जो मार्ग बनाए गए, मार्ग पर आपको कई सारे सूचना फलक रूपनाथ के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हम चलेंगे अपने वैयक्तिक वाहन से या फिर आप शासन प्रशासन की वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ तक आ सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। जम्बूद्वीप के महान सम्राट अशोक, इनका इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है। सम्राट अशोक इनके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से लेकर आधुनिक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में बिखरे हुए हैं। जहां एक और ये अभिलेख उनकी साम्राज्य सीमा के निर्धार में हमारी मदद करते हैं, वही दूसरी ओर इनसे उनके धम्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। इन अभिलेखों का इतना अधिक महत्व है कि इन अभिलेखों के आधार पर R.D. भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान सम्राट अशोक इनका इतिहास लिखते हैं। कहा जाता है कि यदि यह अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट इतिहास में सर्वथा अपूर्ण रहते। सर्वप्रथम 1837 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा सम्राट अशोक इनके अभिलेखों को पढ़ा गया, किंतु जेम्स प्रिंसेप इन्होंने देवानपीय यह जो पहचान है सिंहल के राजा तिस्स इनसे कर डाली थी। कालांतर में यह सत्य प्रकाश में आया कि सिंहले अनुश्रुतियों में दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अनंततः 1915 में मास्की यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें सम्राट अशोक इनका अशोक नाम पड़ा गया। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले के बहोरीबंद नाम के तहसील में, जहाँ पर सम्राट अशोक इनका शिलालेख है, जिस स्थल का नाम है रूपनाथ। देखिए यहाँ पर
भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया राष्ट्रीय महत्व का स्मारक सम्राट अशोक का शिलालेख रूपनाथ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय सरकार। आइए, भारत सरकार। यहाँ पर देखिए, इस स्थली के लिए यहाँ पर संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाया गया। ये भी जो नियम रहता है 1958 का जो एक्ट है उसका। और यहाँ पर रूपनाथ का एक मंदिर है और यहीं पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। ये देखिए, यहाँ पर राइट साइड में रूपनाथ का मंदिर है और यहाँ पर जो सम्राट अशोक के शिलालेख है जो मुख्य रूप से आगे रखे गए उसका यहाँ पर देखिए जो धम्मलिपि में वो लेख यहाँ लिखा गया है एज इट इज़। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो इसका हिंदी में अर्थ है वह भी यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए, आप ये देख रहे हो, ये इसका धम्मलिपि जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं उसका यह पूरा जो शिलालेख है उसमें के यहाँ पर ये पूरे लेख यहाँ पर लिखवाए हैं और यहाँ पर उसका हिंदी में रूपांतर यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो शिलालेख है शिलालेख देखेंगे हम। इस पूरे क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा ऐतिहासिक है और ऊपरी हिस्से में मतलब पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में भी कुछ ऐतिहासिक जो अवशेष है, प्राचीन अवशेष वो हो सकते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पर सम्राट अशोक इनके शिलालेख है वहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष जो है वह पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मध्य प्रदेश में एक पंगुरिया हुआ यानी कि सारूमारू हुआ और साथ ही साथ गुजरा यह स्थल हुआ। गुजरा के साथ साथ यह जो स्थल है रूपनाथ, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका शिलालेख है। तो यहाँ पर का जो शिलालेख है इस शिलालेख को संरक्षण दिया गया है और अच्छे से इसे प्रोटेक्ट किया गया। अभी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जितने भी भारत भर में शिलालेख है उनका अच्छे से संरक्षण किया जा रहा है या फिर उनको संरक्षण देने हेतु यहाँ पर पहले सिर्फ छत था लेकिन अभी जालियाँ भी लगाई गई है ताकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं तब हाथ लगाने के कारण यहाँ पर जो शिलालेख धुंधले होते हैं वह ना हो, इसके लिए भारतीय पुरातन विभाग जो है यह आजकल जिम्मेवारी से काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो सम्राट अशोक इनका जो शिलालेख लिखा गया है तो यहाँ पर अभी इसको जाली लगाई है, देखा आपने जिस प्रकार से। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बताऊँगा। इसका हिंदी में भाषा अनुवाद हुआ है या फिर यहाँ की जो स्क्रिप्ट है जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं या फिर धम्मलिपि कहते हैं उसके अंदर इसका संस्करण हुआ है, वो क्या लिखा है वो देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो शिलालेख है ये लगभग 6 फीट ऐसा लंबा है और चौड़ा लगभग 1-1.5 फीट इतना चौड़ा है। और यहाँ पर देखिए ये सम्राट अशोक का जो शिलालेख है इस प्रकार से रखा गया है, उसे अच्छे से संरक्षण दिया गया और साथ ही साथ यहाँ ये जो स्थली है ऐतिहासिक महत्व है इस स्थली को। तो इसके अंदर क्या लिखा है देखिए, प्राकृत में आपको दिखाएंगे हम। देवान पिय हे व आहा साती केकानी अडती यानी व पसुमी पकास सके नोच बाड़ी पकते पाती लेके चू छतवरे य सुमी हक संग पापिते उपेते बाड़ी च पकते इमाय कालाय जंबुदीपशी अमीसा देवा हुसु ते दानी मीसा कटा पकसी ही एस फले नोच ऐसा महतता पापोतंत खुदकेन ही पिकपी पक मा नेना सकिये पिपुले पा स्वग आराधेवे एतीय अठाय च सावने कटे खुदका च उडला च पकतु ती अंतापी च जानतु इय पकरा व आती चिर ठितिके सिया इय ही अटे वडी सिति विपुल च वडी सिति अपलधियेना वडी सत इच अठे पतियस लेखा पेत वालत ईध च अति शिला ठुबे सिलट्ठ भस्सी लेखा पिताय त एतीना च
व ये जनेना यावतक तूपक आहाले सवर वि न सेत वाया ती व्युठेना सावने कटे 250 6 7 वा 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो मतलब प्राकृत में जो अर्थपूर्ण जो इसका लेख है वह इस प्रकार से है। देवों के प्रिय ने ऐसा कहा है, मैं 2.5 साल से अधिक समय शाक्य के प्रकाश में हूँ लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। मैं पिछले 1 साल से अधिक समय संघ के करीब हूँ। इस दौरान जम्बूद्वीप में देवगण यानी आम लोगों से नहीं मिला करते थे लेकिन अब मिल रहे हैं। यह पराक्रम का फल है और केवल महान लोगों को ही मिलता है। यही नहीं बल्कि आम लोगों को भी यह परिच्युत परिश्रम के माध्यम से स्वर्ग मिल सकता है। इसके लिए यह घोषित किया गया है कि सामान्य और महान लोग परिश्रम करें और सीमा पर बसे लोगों को यह पता होना चाहिए और यह परिश्रम की महिमा चिरस्थायी होनी चाहिए। इससे विकास से विकास होगा और प्रचुर विकास होगा, निर्बाध विकास दिन ब दिन होगा। इसके लिए यह व्यंजन चट्टानों और पहाड़ों पर बार बार लिखवाना चाहिए। जहाँ पत्थर के स्तंभ है यह स्तंभों पर लिखा जाए। ये सभी व्यंजन हर जगह पर आपके अधिकार क्षेत्र में भेजे जाने चाहिए। यह जागरूक रहकर 256 समय बाद मतलब 256 यहाँ पर दिन है, यह 256वें दिन घोषित किया जाता है। यानी यहाँ पर ये जो शिलालेख है, यहाँ पर सम्राट अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था वो लगभग उनकी जो जब उनका राजाभिषेक हुआ था और उनके राजाभिषेक की जो 8वीं वर्षगांठ थी, 8वीं वर्षगांठ में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद यहाँ पर सम्राट अशोक जो है वो कहते हैं कि 2.5 साल तक मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी कि सम्राट अशोक जो 2.5 साल तक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन पिछले 1 साल से सम्राट अशोक जो है वह संघ के सानिध्य में है। मतलब वो 2.5 साल में उतना कुछ पराक्रम उन्होंने नहीं किया, फिर उतना कुछ उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन वह संघ के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सा विकास किया है, बहुत सा पराक्रम उन्होंने किया है। वह ऐसा कहते हैं। यानी कि कलिंग का जो 8वां वर्ष है, 8वें वर्ष के बाद 2 वर्ष जो सम्राट अशोक है वह धम्म के सानिध्य में रहे 2.5 वर्ष, और 1 साल संघ के सानिध्य में रहे। तो मतलब जो 3 साल का आता है, मतलब 8वां हो गया, 9वां, 10वां, 11वां। यानी यहाँ का जो शिलालेख है सम्राट अशोक, इनका जब राजाभिषेक हुआ या फिर उनके जो वर्षगांठ है उसकी 11वीं वर्षगांठ में यहाँ पर ये सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख लिखवाया गया। और ये भारत के सबसे पहले शिलालेख है। आप सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख देखोगे, लघु जो शिलालेख है, ये प्राथमिक रूप से जब सम्राट अशोक ने लेख लिखवाने शुरू किए तो सबसे पहले सम्राट अशोक इन्होंने लघु शिलालेख लिखवाए। अगर आप मध्य प्रदेश का पंगुरिया यहाँ का जब आप शिलालेख देखोगे उसके अंदर मेंशन हुआ है कि सम्राट अशोक यात्रा के लिए आए थे, या फिर अपनी जो मतलब प्रेम विवाहित जो पत्नी है उनके साथ, जो विदिशा रानी देवी, उनके साथ वह सारू मारू यहाँ पर गए थे। ऐसा शिलालेख जो है वहाँ पर लिखवाया गया है। और वो जो शिलालेख है वो सम्राट अशोक द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य द्वारा लिखवाया गया। और वह जो शिलालेख है पंगुरिया यहाँ का, यह प्राचीनतम शिलालेख है जो सम्राट अशोक जो है वह देवी के कारण बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, इसका पुख्ता सबूत देते। और उसके साथ साथ यहाँ पर का जो पहला शिलालेख है सम्राट अशोक का माइनर शिलालेख यानी लघु शिलालेख इसे कहा जाता है, वह इस प्रकार से यहाँ पर है। और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है और इस शिलालेख को अच्छे से संरक्षण दिया गया है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। यह जो रूपनाथ का क्षेत्र है, यह सम्राट अशोक इनका शिलालेख होने के कारण यह तो प्राचीनतम है ही। यहाँ पर अनेकों जो अवशेष है वह बिखरे हुए। हमारे साथ यहाँ के महाराज है, बालकनाथ महाराज जी है, हम उनसे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आप देख रहे हो इर्द गिर्द बहुत सारे मंदिर है, या फिर यहाँ पर एक पानी के तालाब भी है, कुंड है 2, और इस कुंड में हमें कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही। छोड़िए, तो हम महाराज से पूछेंगे, महाराज इस क्षेत्र के बारे में बताइए, जो मंदिर यहाँ के है इसकी प्राचीनतमता क्या है? इसकी प्राचीनतम यह है कि ये यहाँ भगवान शंकर बहुत पुराने हैं, कम से कम 500 वर्ष पुराने मूर्ति थी। तो यहाँ से वो जैसा भी भस्मासुर बताते कि एक राक्षस रहा, उसके डर से भगवान शंकर यहाँ से भग के बांदकपुर धाम गए, वो दमोह जिले में है।
जागेश्वर भगवान के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हैं वो। ये अभी रूपनाथ इसे क्यों कहा जाता है इस क्षेत्र को? रूपनाथ इसलिए कि रूपनेश्वर महादेव थे यहाँ, उनका नाम था रूपनेतेश्वर महादेव। रूपनेतेश्वर महादेव। हाँ, इसलिए रूपनाथ बोला जाता है। यहाँ पे 5 कुंड हैं, राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, एक नहाने वाली वो हाँ अलग है। अलग ही। यहाँ एक वो है इमरती भी है, वहाँ कुंड है वो, हाँ। उसका जल भर के भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत महत्व का तीर्थ है। हाँ महाराज, इसके अलावा इस पहाड़ी के ऊपर और कुछ चित्र है? इस पहाड़ी के ऊपर एक तालाब बना है, अभी नया बना है 10-20 साल से। हाँ और इसके आगे एक कटाव है, हाँ 2 किलोमीटर आगे। हाँ। वहाँ पे इस पर्वत में विष्णु भगवान क्षीर सागर पर बैठे हुए हैं। हाँ। एक मूर्ति निहंगम हाँ। बिन वस्त्र की मूर्ति बनी हुई है। और कुछ प्राचीन अवशेष बिखरे हुए ऊपर? वो प्राचीन है वो, इसी समय के। इसी समय के हाँ। क्या? कहाँ पे ऊपर है क्या? ऊपर हिस्से में? इससे 2 किलोमीटर आगे इसी पर्वत में। इसी पर्वत में? हाँ, इसी पर्वत में है। और इसके ऊपर एक जलहड़ी पड़ी हुई है 3 फुट की लंबी चौड़ी। हाँ। वो मुसलमान राज था, वो उस समय उसको खंडित कर दिया गया। खंडित कर दिया वहाँ से निकल के भगवान शंकर वहाँ गए हैं बांधकपुर। ओके। तो देखिए, इस क्षेत्र में प्राचीन अवशेष भी हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे जाकर, ऊपर जाकर 2 किलोमीटर आगे इसी पहाड़ी में आगे हमें कुछ। छोटा कटाव वो भी पुरातत्व में है। जी हाँ, वो भी पुरातत्व विभाग के दायरे में है। तो वो देखेंगे वो दरअसल क्या है, कौन से अवशेष है। और यहाँ पर देखा आपने, बहुत ही सुंदर नज़ारा है पूरा। देखिए पहाड़ी बहुत यहाँ पर 5 कुंड है कुल। ये 750 फुट गहरी है जी। देखिए 750 फुट वो स्तंभ बना हुआ है जी। अपना, वो पुरातत्व के स्तंभ है वो। जी, वो वाला ना, हाँ, उधर बना हुआ है। देखिए बहुत ही भव्य है। ऊपर से भी आप जाके इसको उस कुंड को देख सकते हो। वो वाले कुंड को ना, हाँ, ऊपर से तालाब है, उसके ऊपर तालाब हाँ, है। एक कुटी बनी है, उसके इस तरफ आपको जलहड़ी मिलेगी। ओके। छिद्दी लगी है वहाँ से, ऊपर से लगी होटल पास से जी। सीढ़ी लगी है जी। तो उससे इस तरफ को आप जाओगे थोड़ा तो वहाँ एक वो जलहड़ी पड़ी हुई है जी। उसको छोड़ के भगवान शंकर वहाँ गए। देखेंगे। आभार आपका बहुत बहुत, थैंक यू।